मेरे प्यारे बच्चों, नमस्कार। मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को संस्कृत में अनुवाद किस तरह से बनाएंगे, यानी कि हिंदी से संस्कृत में किस प्रकार से ट्रांसलेट करेंगे, ये समझेंगे। देख लेते हैं। अनुवाद जो है अनु उपसर्ग वद धातु और घय प्रत्यय के मेल से बना हुआ है। इसका अर्थ होता है अनु मीन्स बाद में, वद मीन्स बोलना, और घय प्रत्यय लग गया तो ये हो गया वाद हो गया, दोनों मिल करके अनुवाद हो गए। यानी कि किसी भाषा को दूसरे भाषा में परिवर्तन करना या परिवर्तित करना अनुवाद कहलाता है। यह जो है भारतीय संस्कृति का स्रोत एवं राष्ट्रभाषा हिंदी तथा अन्य भारतीय भाषाओं में जितनी भी भाषा है वो सभी भाषाओं की जननी जो है वो संस्कृत है। संस्कृत से ही बहुत सारे मिलते जुलते भाषा हैं। मैथिली है, नेपाली है, बहुत सारे भाषा जो हैं, हिंदी, ये सब संस्कृत से मिलने जुलने वाली भाषाएं हैं। संस्कृत को हम लोग देवभाषा भी कहते हैं और इसको देवनागरी लिपि में लिखते हैं। संस्कृत की लिपि क्या है? देवनागरी लिपि। इसके बाद इसको हम लोग इंग्लिश में इस प्रकार से कह सकते हैं, ट्रांसलेट इनटू संस्कृत, यानी कि संस्कृत में अनुवाद करें। तो इसको हम लोग अनुवाद कैसे करेंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करेंगे, एक वाक्य देखते हैं, राम जाता है। राम जाता है। तो अब इसको हमको क्या करना है? संस्कृत में ट्रांसलेट करना है। तो इसको ट्रांसलेट करने के लिए, अनुवाद करने के लिए सर्वप्रथम हम इस वाक्य को देखेंगे कि वाक्य क्या है। तो वाक्य क्या है? राम जाता है। अब इसमें हम लोग को ये देखना है कि जाता है जो है वो क्या है? क्रिया है। सबसे पहले हम लोगों को क्रिया देख लेना है। वाक्य में सबसे पहले क्या खोजना है? क्रिया खोज लेना है। जब क्रिया खोज लेंगे तो इसमें जाता है क्या है? क्रिया हो गया। अब इस क्रिया से हम लोग इसका काल का पता लगाएंगे कि ये किस काल का क्रिया है। ये क्रिया जो है वो किस काल का क्रिया है। तो यहाँ देखेंगे ये किस काल का क्रिया है? जाता है। यानी कि जिस क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा रहे, उसे हम लोग कौन सा काल कहते हैं? वर्तमान काल। वर्तमान काल को संस्कृत में क्या कहते हैं? लट लकार। लट लकार मीन्स वर्तमान काल। अब हम लोगों को यहाँ पता चल गया कि इस वाक्य में जाता है जो क्रिया है, और ये क्रिया जो है वो लट लकार वर्तमान काल की क्रिया है। अब हम लोग इसको देख करके अब कर्ता का पता लगाएंगे। इसका कर्ता कौन है? कर्ता का कैसे पता लगाएंगे? यहाँ देखते हैं कि क्रिया के पहले क्रिया क्या है? जाता है। क्रिया क्या है? जाता है। और जाता है क्रिया के पहले यदि हम एक शब्द लगाते हैं, कौन, लगा करके यदि हम प्रश्न पूछते हैं तो यहाँ हमें आंसर मिलता है कि कौन जाता है। तो इसका आंसर क्या मिलेगा? राम। आंसर क्या मिलेगा? राम जाता है। यानी कि राम क्या हो गया? कर्ता हो गया। राम क्या हो गया? कर्ता हो गया।
तो अब यहाँ हमको ये चीज देखना है कि जी पुरुष और वचन में कर्ता होगा, वाक्य में कर्ता जो है वो जिस पुरुष और वचन का होगा, क्रिया भी उसी पुरुष और वचन की होगी। तो अब यहाँ हम देखते हैं कर्ता किस पुरुष वचन में है। तो इसके लिए अब हमें लकार के सूत्र को याद रखना होगा। इसके बाद में सर्वनामिक शब्द रूप या संज्ञा शब्द रूप याद रखना होगा। कैसे बनता है देख लेते हैं। यहाँ पर लिखते हैं प्रथम पुरुष, ये हो गया मध्यम पुरुष, ये हो गया उत्तम पुरुष, ये हो गया एक वचन, ये हो गया द्विवचन और ये हो गया बहुवचन। तो यहाँ पर हम लोग क्या देखते हैं कि कर्ता का पता लगाना है। कर्ता में क्या करेंगे, तो इसका एक सूत्र होता है, सर्वनामिक सूत्र आप लोग याद किए होंगे सर्वनाम का, कि सह, तौ, ते, त्वम, युवाम, यूयम, अहम, अवाम, वयम। अब यहां देखते हैं सह जो है, इस सह के स्थान पर राम आ जाएगा। सह के स्थान पर क्या आ जाएगा, राम आ जाएगा। नाम जब भी होगा तो प्रथम पुरुष एक वचन में ही होगा। तो यहाँ प्रथम पुरुष एक वचन में देख लेते हैं। अब देख लेते हैं क्रिया क्या कह रहा है। क्रिया क्या कह रहा है, लट लकार वर्तमान काल। यहाँ देख लेते हैं लट लकार वर्तमान काल क्या, तो क्या करता है, जाता है। जाता है कौन सा धातु है, क्रिया तो है, कौन सा है, गम। गम क्या होता है, गच्छ में बदल जाता है। तो इसका अब हम लोग फिर लेते हैं प्रथम एक वचन से। ये हो गया द्विवचन, ये हो गया बहुवचन। अब यहां देखते हैं प्रथम पुरुष में क्या हो जाएगा, गच्छति। लट लकार का सूत्र जोड़ेंगे, गतितः अंति सीथा था आमी आव आमह। तो ये क्या हो जाएगा, गच्छति। ये हो जाएगा गच्छतः, ये हो जाएगा गच्छन्ति। यहां से मध्यम पुरुष में क्या हो जाएगा, गच्छसि, गच्छथ है, गच्छथ। उत्तम पुरुष में गच्छामि, गच्छावह, गच्छामः। अब हम लोग का सूत्र क्या कहता है कि कर्ता जिस पुरुष और वचन में होगा, तो कर्ता यहाँ किस पुरुष और वचन में है, कर्ता प्रथम पुरुष एक वचन में है, तो क्रिया भी किस में होना चाहिए, उसी पुरुष और वचन में, यानी कि प्रथम पुरुष एक वचन में ही होना चाहिए। तब तो ये बिल्कुल आसान है। क्या हो जाएगा, रामः गच्छति। संस्कृत एक ऐसा सब्जेक्ट है जो हिंदी, इंग्लिश, जितनी भी भाषाएं हैं, सबसे हल्का इसका अनुवाद करना होता है। यदि हम हिंदी में लिखें कि राम जाता है और इंग्लिश में लिखते हैं राम गोज, संस्कृत में लिखते हैं रामः गच्छति। अब देखते हैं यदि कैसे संस्कृत आसान है, क्योंकि संस्कृत में विभक्ति और पुरुष यदि आपका सही है, बाकी कर्ता कहीं है, कर्म कहीं है, क्रिया कहीं है, उससे आपका सेंटेंस जो है, वाक्य जो है, वो गलत नहीं माना जाता।
जैसे इसको यदि लिखना है, राम जाता है यदि लिखते हैं कि जाता है राम, तो ये हिंदी में गलत हो जाएगा। यदि इंग्लिश में इसको हम लिखें गोज राम, तो ये गलत हो जाएगा। लेकिन यदि यहां लिखते हैं गच्छति रामः, तो ये आपका सही होगा, ये गलत नहीं होगा। कितना आसान संस्कृत भाषा है। इसके लिए कुछ हम लोगों को कारक याद होना चाहिए। यदि कारक याद रखे हैं तो अनुवाद बनाने में हम लोगों को बिल्कुल परेशानी नहीं होगी। इतना आप लोग समझ गए होंगे। अब देखते हैं कि इसमें कारक का भी प्रयोग बहुत काफ़ी होता है। बिना कारक और विभक्ति, पुरुष और वचन के हम लोग अनुवाद जो है वो नहीं बना सकते हैं। इसके लिए 8 कारक का जानना जरूरी है। जैसे हम लोग एक वाक्य लेते हैं कि राम जाता है, तो राम कहाँ जाता है? राम जाता है तो राम कहाँ जाता है? अभी तो ये पता नहीं है। तो राम जो है वो विद्यालय जाता है। राम कहाँ जाता है? राम विद्यालय जाता है। अब देखते हैं, यहाँ क्रिया हमको पता है। क्रिया क्या है? पता है। राम, कर्ता पता है, कर्ता का पता लगा लिए। अब कर्म कैसे पता लगाएंगे? कहाँ जाता है? क्या होगा कि क्रिया के पहले कहाँ लगा करके यदि हम प्रश्न करते हैं तो पता चल जाता है कि कहाँ जाता है। जैसे देख लेते हैं, राम कहाँ जाता है? राम कहाँ जाता है? अब यहाँ कहाँ हो गया, तो कहाँ जाता है तो फटाक दे आपको आंसर मिलेगा, विद्यालय जाता है। कहाँ जाता है? तो विद्यालय जाता है। अब हमको कर्म का पता चल गया, तो कर्ता ने कर्म को, इसका एक और फॉर्मूला है, जहाँ पर कर्म का चिन्ह दिखाई न दे, जहाँ पर कर्म का चिन्ह दिखाई न दे, वहाँ पर हम लोग द्वितीया विभक्ति, तृतीया विभक्ति, एक वचन का प्रयोग करते हैं। जहां पर कर्म का चिन्ह दिखाई नहीं देगा वहां पर हम लोग द्वितीय विभक्ति एक वचन का प्रयोग करते हैं। जैसे देखेंगे, राम का क्या हो गया? रामः विद्यालयम, विद्यालयम क्या हो जाएगा? गच्छति। कितना आसान है। केवल कारक समझ में आना चाहिए। विभक्तियों के कुछ सूत्र हैं, बता चुके हैं, आप लोग उसको देख लेंगे। कारक भी बता चुके हैं, सर्वनामिक शब्द भी बता चुके हैं। तो इस प्रकार से हम लोग इसको बल के अनुसार देख लेते हैं। इसमें सभी कारक जो हैं वो आ जाएंगे। एक बात ध्यान रखेंगे, हम लोग के संस्कृत में 6 ही कारक पढ़ने हैं। कर्ता कर्म च कर्णं च संप्रदाने तथैव च आपादाने अधिकरणे न एता कारकाणि षट्। ये संस्कृत में हम लोगों को 6 ही कारक पढ़ने हैं। तो 6 कारक इस वाक्य में आ जाएंगे। वाक्य क्या है कि राम संस्कृत को मन से ज्ञान के लिए आचार्य से विद्यालय में पढ़ता है। तो ऊपर जिस तरह से आप लोगों को नियम बताए, उस नियम के अनुसार इस वाक्य में सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है? तो क्रिया खोज लेना है। सबसे पहले क्या करना है? क्रिया खोज लेना है। तो इसमें क्रिया देखेंगे, क्रिया कौन है? राम संस्कृत को मन से ज्ञान के लिए आचार्य से विद्यालय में पढ़ता है।
यहाँ क्या है, पढ़ता है जो है वो क्या है, क्रिया है। अब क्रिया हमें पता चल गया। अब क्रिया पता चल जाने के बाद क्या करेंगे, तो फटाफट इसका काल पता कर लेंगे। क्रिया पता हो गया, अब इसके बाद क्या करेंगे, इसका काल जो है वो पता कर लेंगे। तो काल पता किए तो पता कौन सा काल है, वर्तमान काल है। ये कौन सा काल है, वर्तमान काल। और जब वर्तमान काल का पता चल गया कि क्रिया का पता चल गया, काल का पता चल गया, तो कर्ता का पता तो आसानी से लगा सकते हैं। कैसे लगाएंगे, कौन पढ़ता है, तो राम पढ़ता है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, अब फटाफट इसको हम लोग सॉल्व करना शुरू कर देते हैं। राम प्रथम पुरुष एक वचन और क्रिया भी क्या होगा, प्रथम पुरुष एक वचन। तो ये हो जाएगा रामः। रामः के बाद क्या होगा, पठति। पठति यहाँ लिखते हैं क्योंकि बीच में कुछ शब्द है। रामः क्या हो गया, पठति। अब यहाँ तक तो कंप्लीट हो गया, रामा हो गया, पठति हो गया। अब देखते हैं कि राम क्या चीज पढ़ता है, तो संस्कृत को। किसको पढ़ता है, संस्कृत को। इसमें कर्म का चिन्ह है, तो जब कर्म का चिन्ह है तब तो ठीक है। लेकिन यहाँ पर देखते हैं कि राम प्रथम पुरुष एक वचन में है और यहाँ संस्कृत को पढ़ता है, तो वो भी एक वचन में ही होगा। तो एक क्या हो जाएगा, द्वितीय विभक्ति एक वचन में हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, रामः संस्कृतम। क्या हो जाएगा, रामः संस्कृतम। अब क्या, तो मन से, अब इसको देख लेंगे। ये हो गया कर्ता, ये हो गया कर्म, ये हो गया करण। कर्ता ने कर्म को करण से, तो किस चीज से पढ़ रहा है, मन से। तो मन से का क्या हो जाएगा, इसका मन का रूप देखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, मनसा। ये क्या हो जाएगा, मनसा मीन्स मन से। अब यहाँ ज्ञान के लिए अब फिर देखेंगे कारक में क्या है, तो कर्ता ने कर्म को करण से संप्रदान के लिए। तो यहाँ के है। अब संप्रदान में क्या लगता है, तो एक भी यदि रूप याद रखे हैं बालक शब्द का, तो क्या हो जाएगा, बालकाय। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ज्ञानाय। ज्ञानाय। अब ये हो गया। अब क्या बचा, आचार्य से। यहाँ कौन सा कारक है, आपादान कारक। तो ये क्या हो जाएगा, आचार्यात। आचार्यात। आचार्यात, आचार्य से। विद्यालय में अधिकरण कारक, विद्यालय में अधिकरण कारक। तो इसमें क्या हो जाएगा, अब जोड़ लेंगे। इस सप्तमी विभक्ति में क्या होगा, तो ये क्या हो जाएगा, विद्यालयम। विद्यालय, विद्यालय, विद्यालय पठति। यहां पर तो है विद्यालय पठति। जैसा है उसको उसी तरह की से लिख करके उसके विभक्ति और कारक के अनुसार यदि लगा देते हैं तो हमारा अनुवाद बन गया। एक बात ध्यान रखेंगे, अनुवाद बनाने में कुछ अपने दिमाग का भी उपयोग करना होता है। इस प्रकार से और यदि कुछ हम लोग देख लेते हैं, जैसे हमें कुछ लिखना है, निबंध लिखना है संस्कृत में, तो उसका कैसे लिखेंगे, उसके लिए छोटा छोटा पार्ट करेंगे और उसको संस्कृत में कन्वर्ट कर देंगे विभक्ति और पुरुष वचन के अनुसार। तो जैसे हम लेते हैं कि मैं पुष्पा उच्च विद्यालय में पढ़ता हूँ, जैसे देखेंगे मैं पुष्पा उच्च विद्यालय में पढ़ता हूँ। यदि इसको बनाना होगा तो कैसे बनाएंगे, मैं का यहाँ वही सिस्टम वही लागू होगा। क्या सबसे पहले क्रिया खोज लेंगे, क्रिया के बाद पुरुष और
वचन के अनुसार कर्ता को देख लेंगे। कर्ता जिस पुरुष वचन में होगा, क्रिया भी उसी पुरुष वचन में होगा। तो यहाँ क्या होगा, मैं का संस्कृत क्या होता है, अहम। अहम ये क्या हो गया, पठामी बन गया। अब बीच में जो भी देना है, क्या देना है, पुष्पाउच्च विद्यालय में, ये तो नाम है, ज्यों का त्यों रह जाएगा, पुष्पा उच्च विद्यालय। अब देखेंगे विद्यालय में कौन सा कारक है, ये ध्यान रखना होगा। विद्यालय ये पठामी, अहम पुष्पा उच्च विद्यालय पठामी। एक इस प्रकार का और ले लेते हैं, जैसे मेरा विद्यालय, मेरा विद्यालय महान है, सिस्टम वही। यहाँ क्या होगा, मम विद्यालय है, मम विद्यालय महान अस्ति। बिल्कुल संस्कृत में अनुवाद करना आसान है, बस केवल अपना दिमाग लगाते चलेंगे। यहाँ हम कुछ परिवर्तन नहीं कर रहे हैं, केवल जो जैसा है विभक्ति के अनुसार उसको लगा देते हैं। पहले के लोग कहा करते थे कि संस्कृत बहुत आसान है, नीब का पेन चलता था, उसको हिंदी लिख दो और उसको पूरा उस पर छिड़क दो, वो पूरा संस्कृत का हलंत विसर्ग लग गया और तुम्हारा संस्कृत जो है वो बन गया। इसके शिक्षक विद्वान होते हैं, एक और देख लेंगे। इसके शिक्षक विद्वान होते हैं। कैसे बनेगा, यहां बहुवचन हो जाएगा, अस्य शिक्षका है, शिक्षका है, विद्वांस है, विद्वांस है, संति कर देते हैं, अस्ति अस्ता संति। इसके शिक्षक जो है वो विद्वान होते हैं। इस प्रकार से बहुत सारा है, केवल सिस्टम समझ जाना है, बाकी इसको अनुवाद करने में कोई परेशानी नहीं है। एक और देख लेते हैं, इसके छात्र अनुशासित होते हैं। क्या हो जाएगा, अस्य छात्रा है, अनुशासितम। कुछ नहीं करना है, थोड़ा थोड़ा केवल चेंजिंग कर देना है और बस बन गया, अनुशासितम भवन्ति। इसके छात्र अनुशासित होते हैं। तो इस प्रकार से कुछ बोल देते हैं, आप लोग लिख लेंगे और इसको बनाएंगे और बनाने के बाद इसको भेजेंगे, दिखाएंगे और कमेंट बॉक्स में ये वीडियो आपको कैसा लगा और हो सके तो सब्सक्राइब भी करेंगे। तो हम आशा करते हैं कि अनुवाद आपको पूरी तरह से समझ में आ गया होगा। थैंक यू, धन्यवाद।